एक दौर था जब उत्तर प्रदेश में केवल दो ही पार्टियों का डंका बजता था, समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी। इन दोनों पार्टियों को यकीन था कि यूपी की जनता एक विधानसभा चुनाव में साइकिल की सवारी करेगी तो अगली बार हाथी पर ही बैठेगी। लेकिन 2014 में उत्तर प्रदेश में बदलाव की बयार थी। बीएसपी उत्तर प्रदेश लोकसभा चुनाव में खाता भी न खोल सकी। देश की तीसरी सबसे बड़ी नेशनल पार्टी के लिए ये एक बड़ा झटका था। लेकिन 2014 से बीएसपी ने सबक सीखा और पार्टी सुप्रीमो मायावती जमीनी लड़ाई पर उतर आई। पार्टी के सामने चुनौतियां बड़ी हैं। माना जाता है कि पार्टी का कट्टर दलित वोट बैंक तो जस का तस रहता है, लेकिन सच ये भी है कि केवल दलित वोट बैंक के जरिए यूपी के सिंहासन पर बैठना अब संभव नहीं है। ये बीएसपी सुप्रीमो मायावती भी जानती हैं और इसीलिए बहुत पहले ही उन्होंने पार्टी में सवर्णों को जोड़ने की मुहिम चलाई। इस मुहिम की सबसे बड़ी कामयाबी उन्हें सतीश चंद्र मिश्र के रूप में मिली, जो अब पार्टी के चाणक्य माने जाते हैं। सवर्णों और दलितों का ये मेल रंग लाया और बीएसपी 2007 में भारी मतों से 206 सीटें जीतकर सत्ता पर काबिज हो गई। लेकिन क्या बीएसपी 2007 का करिश्मा 2017 में भी दिखा पाएगी? बीएसपी प्रमुख मायावती की ताबड़तोड़ रैलियां क्या एक बार फिर 2007 को दोहराएंगी? वो भी तब जब दूसरी पार्टियां बीएसपी के दलित वोट बैंक पर सेंध लगाने की कोशिश में हैं। सहारा न्यूज नेटवर्क थिंक विथ मी समिट में बीएसपी महासचिव सतीश चंद्र मिश्र देंगे इस बात का जवाब कि आखिर बहुजन के साथ कितने जन। थिंक विथ मी में और सबसे बड़ा सवाल है कि सतीश चंद्र मिश्रा जी किसी परिचय के मोहताज नहीं है। भारतीय राजनीति में गिने चुने चाणक्य हैं और उन चाणक्य में से आपको जाना जाता है। दूसरी खास बात मैं बताना चाहता हूं कि सतीश चंद्र मिश्र जी को बहुत लोगों ने आमंत्रित किया, लेकिन सहारा न्यूज नेटवर्क का एक ऐसा मंच है जिस पर सतीश जी आए हैं, अपनी स्वेच्छा से आए हैं और आज इस मंच से संबोधित करेंगे। आज उत्तर प्रदेश की राजनीति पर हम चर्चा करेंगे, देश की राजनीति पर हम चर्चा करेंगे और उनसे जानेंगे कि आखिर देश और प्रदेश की राजनीति को वो किस रूप में देखते हैं। सतीश जी, बहुजन समाज पार्टी का एक खास स्थान रहा है प्रदेश की राजनीति में और देश की राजनीति में। 2007 में क्या स्थिति थी सबने देखा और 2012 में बहुजन समाज पार्टी को एक भी सीट नहीं मिल पाई है। 2014 में आप कैसे देखते हैं आने वाले समय में बहुजन समाज पार्टी को, किस रूप में देखते हैं, खासकर विधानसभा? देखिए, मैं सबसे पहले आपसे ये कहना चाहूंगा कि बहुजन समाज पार्टी आज भी रही नहीं, आज भी प्रदेश में ही और देश में भी बहुत ही महत्वपूर्ण एक स्थान रखती है। और बहुजन समाज पार्टी 2007 में पूर्ण बहुमत से सरकार बना के आई थी। 2012 में एक मात्र 2.5% वोट से हम लोग कम रह गए थे, जो पार्टी जिससे सरकार बनाई, और हम लोग लगभग 250 सीटों पर बहुत कम वोटों से, यानी कि 5000 की गिनती के अंदर वोट हारे थे, चुनाव हारे थे। 300 सीटों से ऊपर ज्यादा में हम लोग नंबर 2 पे थे और लगभग 35 लाख से ज्यादा वोट हम लोग 2007 से पाए थे। जहां तक 2014 की बात आपने की है, 14 में आप एक भी सीट हम नहीं पाए, वो बात दूसरी है। लेकिन आप ये भी देखें कि 2014 में हम लोग पूरे देश में 2,62,00,000 से ज्यादा वोट पाए और 2,62,00,000 वोट पा करके हम लोग पूरे देश में नंबर 3 की पार्टी आज भी है। नेशनल पार्टीज जो हैं 5 या 6, उनमें से हम लोग जो हैं 2014 में भी जब चुनाव हुए, नतीजे आए, तो हम लोग तीसरे नंबर पे ही हैं। भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस पार्टी, उसके बाद बहुजन समाज पार्टी के ही पास सबसे ज्यादा मत हैं। और आप सोच सकते हैं कि जहां 2,62,00,000 लोगों ने वोट दिया होगा, तो कितने परिवार, कितने करोड़ों की गिनती पहुंचेगी जो बहुजन समाज पार्टी के साथ में पूरी तरीके से जुड़े हुए हैं। तो सीट का आंकड़ा नहीं देखा जा सकता इस बात के लिए कि आप किस स्थिति में हैं। हमारे वोट
2009 में जो लोकसभा में पड़े थे उससे हमारे वोट बहुत ज्यादा 2014 में पड़े। और किन कारणों से क्या हुआ, वो बहुत ज्यादा दूसरे कारण भी हैं, और भी कारण हैं। हम लोग लगभग 35 सीटों से ज्यादा में नंबर 2 पे आए। तो इससे कोई ये नहीं कह सकते कि आप 0 अगर सीट आई तो उससे कोई पार्टी कहीं चली गई या पार्टी का वो अस्तित्व नहीं रहा जो पहले था। आज भी नेशनल पार्टी है और नंबर 3 की पार्टी है। बिल्कुल, अब चुनाव होता है तो शहमात होती है, हार जीत होती है। समाजवादी पार्टी जीतने के लिए गठबंधन कर रही है। क्या बहुजन समाज पार्टी के अंदर भी कुछ ऐसा विचार चल रहा है, या ये कहा जाए कि 202 का आंकड़ा वो खुद ही पार कर लेगी? देखिए, गठबंधन वो करता है, साथ ही वो ढूंढता है जिसको कि लगता है कि हम अकेले अपने पांव से नहीं खड़े हो सकते और उसको सहारे की जरूरत है। तो आज समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में जो हालात हैं, जिस तरह से लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ा हुआ है, जिस तरह से गुंडागर्दी चल रही है, जिस तरीके से बलात्कार, फिरौती, डकैतियों की आज बहार लगी हुई है, तो उसको देखते हुए आज समाजवादी पार्टी ये अगर कोई गठबंधन ढूंढ रही है तो वो इसीलिए ढूंढ रही है क्योंकि वो समझ रही है कि हम अपने आप किसी भी नजदीक भी नहीं पहुंच पाएंगे, तो वो गठबंधन ढूंढे। उन्होंने अपनी हार पहले ही मान ली। इसलिए बहुजन समाज पार्टी के जहां तक सवाल उठता है, बहुजन समाज पार्टी कोई कोalition किसी से नहीं कर रही है। हमारी पार्टी की राष्ट्रीय नेता बहन मायावती जी ने एक बार नहीं अनेकों बार कहा, अभी हाल में भी कहा कि हम लोग अपने दम पे लड़ रहे हैं। हम लोग 2007 के चुनाव में जितनी सीटें पाए थे, अब की बार उससे ज्यादा सीटें पाने की हम लोग तैयारी कर रहे हैं और लेकर के आएंगे। 2007 के चुनाव में एक बेहतर भूमिका आपने अदा की और पूरे देश में एक राजनीतिक चाणक्य के तौर पर आपकी पहचान बनी। उस समय की सोशल इंजीनियरिंग थी कि उत्तर प्रदेश का ब्राह्मण आपके साथ आया। इस बार भी एक इंजीनियरिंग चल रही है, उसका नाम क्या दिया जाए कहा नहीं सकते। कहा जा रहा है कि दलितों के साथ मुस्लिम्स को ज्यादातर टिकट दिए जा रहे हैं। देखिए, टिकट अगर आप देखना शुरू करेंगे तो आपको यह भी देखना पड़ेगा कि प्रदेश में किसकी प्रतिशत ज्यादा है। आज प्रदेश में दलित समाज के लोग सबसे ज्यादा हैं, उसके बाद किसकी प्रतिशत है? अल्पसंख्यक समाज की, मुस्लिम समाज की। तो अगर मुस्लिम समाज को सीटें उनके अनुपात में दी जा रही हैं तो मैं समझता हूं कि वो सही कार्य हो रहा है और यही होना चाहिए। अगर सोशल इंजीनियरिंग जिसकी की बात आप कर रहे हैं, सोशल इंजीनियरिंग शब्द 2007 के बाद से शुरू हुआ। पहले राजनीति में सोशल इंजीनियरिंग का नाम नहीं लिया जाता था। लेकिन अगर आप देखें कि मुस्लिम समाज को अगर सीटें ज्यादा दी जा रही तो ऐसा नहीं है कि अन्य समाज के लोगों को बहुजन समाज पार्टी में सीट नहीं दी जा रही। हमारी पार्टी की सोच है, हमारी पार्टी की नेता मुखिया जो उनकी भी सोच है, उनका कहना भी यही है कि सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय। जब सर्वजन की हम बात करते हैं तो हमारी पार्टी किसी एक को लेकर के खाली नहीं चलती। हमारी पार्टी में चाहे वो बैकवर्ड क्लास के लोग हों, चाहे वो अपर कास्ट में ब्राह्मण समाज के लोग हों, अपर कास्ट में अन्य समाज के लोग भी हैं, उन सबको टिकट देने के, जैसे कि अल्पसंख्यक समाज की बात की आपने, मुस्लिम समाज की बात की, उनको भी दी जा रही है। और ब्राह्मण समाज की जहां तक आप बात कर रहे हैं तो ठीक है, ब्राह्मण समाज 2007 में आपने देखा कि आपने सोशल इंजीनियरिंग की बात की, ब्राह्मण समाज बहुजन समाज पार्टी के साथ में पूर्ण रूप से जुड़ा और जुड़ करके उसने यहां पर सरकार बनाई। आज भी ब्राह्मण समाज, मैं पूरे यकीन के साथ कह सकता हूं कि उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी के साथ में उससे ज्यादा ताकत से आज जुड़ा हुआ है। और ये मैं खाली ऐसे ही नहीं कह रहा हूं, मैं अभी जो पिछले 1.5 महीने 2 महीने में ब्राह्मण समाज के बीच में गया हूं, लगभग 42 मीटिंग करी है हमने, 62 कॉन्स्टिट्यूएंसीज को कवर किया। तो जिस तरह से ब्राह्मण समाज वहां निकल के अब की बार आ रहा है, उससे ये लग रहा है मुझको कि जो 2007 में ब्राह्मण समाज आया था उससे ज्यादा निकल गया। और सीटें भी उसको मिलेंगी और टिकटें भी मिल रही हैं। ऐसा नहीं, जब आपके पास सामने लिस्ट आएगी तो इसका जवाब आपको तब मिल जाएगा। और ये मैं इसलिए भी कह रहा हूं कि आज ब्राह्मण समाज बहुजन समाज पार्टी के साथ में जितनी तेजी से 2007 में जोड़ा था उससे ज्यादा अब जोड़ रहा है। उसके पीछे भी एक कारण है और वो कारण ये है, मैं आपसे बताना चाहूंगा, शेयर करना चाहूंगा। कारण ये है कि उसने देखा कि भारतीय जनता पार्टी में ब्राह्मण समाज के साथ में क्या हुआ, कांग्रेस पार्टी में ब्राह्मण समाज के साथ में क्या हुआ, समाजवादी पार्टी में तो ब्राह्मण समाज की बात ही करना बेकार है।
क्योंकि खेलकूद मंत्रालय, इस तरह के मंत्रालय, एक आध मंत्रालय ब्राह्मण समाज को बैठाल के दिखाने के लिए दे दिए जाते हैं, वरना ब्राह्मण समाज समाजवादी पार्टी में उसकी कहीं। फिर वो 2012 में और 2014 में क्यों रूठा आपसे? मैं इसीलिए कह रहा हूं आपसे कि 2012 में आप लोग ये कहते हैं, ये मीडिया का कहना, ये आपका सोचना है कि 2012 में हमसे रूठ गया। हमसे रूठा नहीं था। अगर रूठा होता तो 35 लाख ज्यादा वोट नहीं मिलते। 2007 में मिले थे 35 लाख वोट एक्स्ट्रा मिले हैं अगर, तो वोटर्स थोड़े बढ़े, लेकिन इतने भी नहीं बढ़े कि हमारी तादाद वोटिंग की इतनी बढ़ जाए। ब्राह्मण समाज इंटैक्ट था। 2% अगर 2.25% से अगर चुनाव हारे हैं, अगर 1.5% हमारा बढ़ा हुआ होता तो आप समझ सकते हैं कि हमारे परसेंटेज ज्यादा होता। और कितनी सीटों में, जितनी भी सीटें थी, हमारा ये मानना है और सामने आंकड़े बताते हैं कि जहां तक भारतीय जनता पार्टी है वो समाजवादी पार्टी के साथ मिलकर के चुनाव हमेशा लड़ती है। ये हम लोग कहते हैं और ये हकीकत भी है, और इसीलिए कहते हैं एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। और लेकिन समाजवादी पार्टी ये आरोप आपके ऊपर लगा रही है। वो तो आज के रोज उनके तो आरोपों की आज छड़ी ये है कि उनको समझ में नहीं आ रहा कि क्या आरोप लगाना है और क्या लगा रहे हैं, क्योंकि उनकी हालत इतनी बेहाल हो चुकी है। घर में जब बंटवारा हो जाए तो बहुत मुश्किल होता है। जब घर में बंटवारा हो करके कोई चचा के पास चला जाए, कोई भतीजे के पास चला जाए, कोई दूसरे चचे के पास चला जाए, साइकिल ही तो है, और साइकिल में अगर एक पहिया आप समझ सकते हैं कोई लेके भाग जाए, दूसरा पहिया कोई दूसरा लेके भाग जाए, खाली सीट पर बैठे रहने से काम तो नहीं चलेगा। वो सीट इस विधानसभा चुनाव में आप कोशिश कर रहे थे कि साइकिल को पंचर किया जाए, लेकिन उनके अपने लोग अगर उनका पहिया लेके भाग रहे हैं तो इससे क्या आपको फायदा मिल रहा है? देखिए, चुनाव में आपको फायदा मिलेगा। देखिए, साइकिल पंचर करने की जरूरत तो हमको तब पड़ती जब साइकिल इंटैक्ट होती। अगर साइकिल इंटैक्ट ही नहीं है, साइकिल के पहले से ही टुकड़े हो गए हैं, और साइकिल किसके पास, कौन सा हिस्सा किसके पास है, आपने देखा कि मुख्यमंत्री जी थे, उन्होंने खुद ही साइकिल छोड़ दी। साइकिल छोड़ करके वो रथ में बैठ गए। वो बात दूसरी है कि रथ भी नहीं चला। रथ ने कहा कि भाई अब साइकिल संभालिए, साइकिल नहीं संभल रही तो हम रथ कैसे संभल जाएगा, वो अलग चीज है। लेकिन आप आज के रोज, आज की स्थिति यह है कि जहां तक समाजवादी पार्टी है, समाजवादी पार्टी को ये खुद नहीं मालूम कि हम तीसरे नंबर पे लड़ रहे हैं कि हम चौथे नंबर पे लड़ रहे हैं, हम लड़ भी रहे हैं कि नहीं लड़ रहे हैं। अभी आपके एक कार्यक्रम में मुख्यमंत्री जी के कह गए हैं कि अब हमको जहां से टिकट मिलेगा हम वहां लड़ेंगे। हो सकता है बुंदेलखंड से मिल जाए, वहां से लड़ेंगे। हो सकता है कि वो अपनी पार्टी बना के लड़ें, हो सकता है कि वो किसी और पार्टी से लड़ जाए चुनाव, अभी कुछ नहीं मालूम। समाजवादी पार्टी से इसलिए कोई लड़ाई नहीं है। समाजवादी पार्टी काफी नीचे पहुंच। और जहां तक भारतीय जनता पार्टी, चूंकि आपने पहला प्रश्न किया था वो ब्राह्मण समाज के बारे में क्यों चला गया, 14 में भी नहीं गया, 12 में भी नहीं गया, क्योंकि वो देख रहा है। और आज वो तेजी से क्यों जुड़ रहा है, इसलिए जुड़ रहा है कि उसने देखा कि ये लोग तो खाली वादे करते थे, और लेकिन ब्राह्मण समाज के सब लोग किनारे कर दिया। चाहे मुरली मनोहर जोशी जी हो, उनको रिटायरमेंट करके वो दीगधार में ढाल दिया, कहां कौन सी जगह बैठाला है पता नहीं। कलराज मिश्रा जी से कह दिया कि 6 महीने बाद रिटायरमेंट है आपका। पहले हो रहा था जुलाई में, इलेक्शन के बाद की डेट दे दी। जो उनके अध्यक्ष थे लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी, उनको रिटायर कर दिया। उनसे कहा कि अब आप अध्यक्ष के लायक नहीं रह गए, उसको अध्यक्ष बनाने का काम किसी और को कर दिया। ठीक है, उनके ऊपर 12 मुकदमे चल रहे हैं। मुकदमे चलने से लोग कहते हैं हमारी राजनीतिक ताकत बढ़ती है। लोग कहते हैं कि आपकी पार्टी में भी कुछ ऐसा ही है। हमारी पार्टी में मैं आपको बता सकता हूं कि हमारी पार्टी की मुखिया कहने में नहीं बिलीव करती, करके दिखाने में बिलीव करती है। जहां तक ब्राह्मणों का भी सवाल ले लीजिए, अगर उन्होंने साथ दिया 2007 में, हम लोग ये नहीं कहते हैं कि हम ये करेंगे। उन्होंने यहां पर पहला चीफ सेक्रेटरी ब्राह्मण समाज का दिया, उन्होंने एडवोकेट जनरल ब्राह्मण समाज का दिया, चीफ स्टैंडिंग काउंसिल इलाहाबाद लखनऊ ब्राह्मण समाज का दिया, उन्होंने एडिशनल कैबिनेट सेक्रेटरी ब्राह्मण समाज का दिया, लॉ सेक्रेटरी ब्राह्मण समाज का दिया। उन्होंने इसके साथ साथ में 3000 वकीलों को ब्राह्मण समाज के पूरे उत्तर प्रदेश में बनाने का काम किया। जहां पर जिसको स्थान दिया जा सकता है सब समाज को किया, ऐसा नहीं कि खाली ब्राह्मण, सब समाज को किया। लेकिन फिर ब्राह्मण समाज को सम्मान दिया। 1 दर्जन एमपी बना दिए जहां कुछ भी नहीं थे, 1 दर्जन एमएलसी बना दिए। राज्यसभा में हमको अपनी पार्टी का नेता बनाया, 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नेता बनाया। लोकसभा में उपनेता ब्राह्मण समाज का बनाया। उन्होंने विधान परिषद का अध्यक्ष ब्राह्मण समाज का बनाया। तो ये सारी चीजें हर समाज के लोग देखते हैं, ब्राह्मण समाज के लोग भी देखते हैं, जिनको कि आप लोग कहते हैं कि बुद्धिजीवी हैं। आप तो खुद भी ब्राह्मण समाज से हैं, आपको तो असलियत मालूम होनी चाहिए। आज चांस की बात है कि आप भी हैं हमारे साथ में, इधर भी ब्राह्मण समाज के बैठे हुए हैं, हमको आपने बीच में डाला। हो सकता है कि कुछ लोग कहें कि लीजिए सब ब्राह्मण समाज के लोग एक साथ बैठ गए, लेकिन इसमें आप क्या कर सकते हैं।
आज जो हकीकत है, जहां तक आपने कहा कि आपकी पार्टी में, आप हमारी पार्टी में एक भी टिकट बता दीजिए किसी माफिया को, किसी जो गुंडा बदमाश हो उसको। क्वालिफिकेशन दूसरी पार्टी में यह है, समाजवादी पार्टी में क्वालिफिकेशन ही यही है कि अगर आप क्या हैं, आप ना बायोडाटा दीजिए, कितने आपने कहां गुंडागर्दी की, कहां माफियागर्दी करी, आप ठीक है, आप हमारे साथ में आ जाइए। लेकिन हमारे यहां क्या है, अगर आपने ये किया है, आप गलती से टिकट पा भी गए और टिकट पाने के पहले आप नहीं थे माफिया या आपने गुंडागर्दी नहीं की थी, तो अगर आपने कुछ गुंडागर्दी करने का काम आने के बाद, जीतने के बाद भी कर दिया, आप मंत्री भी अगर हैं, बड़े से बड़ा नेता भी अगर बहुजन समाज पार्टी का कोई कानून को अपने हाथ में लेता है, तो हमें कहने की जरूरत नहीं, पूरे देश ने देखा है कि कैसे बहन मायावती जी ने अपने खुद के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को पहले 15 दिन जो सरकार बनी थी उन्होंने जेल की सलाखों के पीछे भेज दिया था, और इसी तरह से उन्होंने मंत्रियों को भी भेजा। तो जब तक कानून को आप सख्ती से नहीं लेंगे, और वो कोई और इस देश में अगर आज कोई माना जाता है कि कानून व्यवस्था संभाल सकता है, तो वो कोई और नहीं है, बहन मायावती जी हैं। और आज जो उत्तर प्रदेश है वो उन्हीं की याद कर रहा है, बच्चा बच्चा याद कर रहा है। रमेश जी, मेरे सहयोगी जिनके मन में कुछ ज्वलंत सवाल निकल रहे हैं बहुजन समाज पार्टी और चुनाव को लेकर, रमेश जी। मिश्रा जी, फिर हम आते हैं सोशल इंजीनियरिंग के फार्मूले पे। सोशल इंजीनियरिंग का फार्मूला 2007 में आपने लागू किया, ब्राह्मण और दलितों को आपने इकट्ठा करके सरकार बनाई। 2012 में लगभग ब्राह्मण आपसे छिटक गया, इस बार फिर आप दलितों के बाद सबसे ज्यादा सीटें आपने मुसलमानों को दी हैं। तो क्या माने कि इस बार बसपा एक नया सोशल इंजीनियरिंग का फार्मूला बना रही है? देखिए, मैंने अभी बताया कि अभी आपके सामने किसको कितनी सीट मिली है, बहुजन समाज पार्टी की लिस्ट आपके सामने नहीं आई, लेकिन मैंने ये भी जवाब दिया कि सोशल इंजीनियरिंग हम जो करते हैं, हमारी पार्टी करती है, हमारी पार्टी की मुखिया करती है, वो पूरे समाज को लेकर। सोशल इंजीनियरिंग एक पर्टिकुलर समाज को लेकर कभी नहीं हो सकती, सारे समाज को, सर्व समाज को अगर आप एक साथ लेके चलते हैं तभी उसको आप सोशल इंजीनियरिंग कह सकते हैं, अदरवाइज नहीं कह सकते। और इसीलिए अगर मान लीजिए अनुपात में मुस्लिम समाज के लोग प्रदेश में सबसे ज्यादा हैं, उनको सीटें ज्यादा मिलती हैं, तो ये तो उनका हक बनता है और उनको अगर दिया जा रहा है तो इसमें किसी को एतराज नहीं होना चाहिए। अन्य समाज के लोगों को भी आप देखेंगे कि उसी तरीके से उसी अनुपात में अपर कास्ट समाज में से आप जब गिनती आएगी तो आप देखेंगे, आप कहेंगे तो अपर कास्ट समाज में बहुत ज्यादा लोगों को दे दिया, लेकिन जब आप बैकवर्ड समाज के देखेंगे तो देखेंगे कि उनको भी उन्होंने, बैकवर्ड समाज में भी जितने लोग हैं अलग अलग उस तरीके से सबको टिकट मिलेगा और मिल रहा है, इसी तरीके से दलित समाज के लोगों को भी। तो हमारी पार्टी जो सोशल इंजीनियरिंग की बात करती है, जिसको सोशल इंजीनियरिंग आप लोग कहते हैं, तो वो सोसाइटी के अंदर एक रूपता लाने के लिए है, सोसाइटी को छिन्न भिन्न करने के लिए नहीं कि ये इनके ऊपर या दंगा करा दो या फसाद करा दो, इनको बाहर भेज दो, इनको प्रदेश से निकाल दो। दंगे फसाद आप देख ही रहे हैं कि किस तरीके से होते हैं, दंगे होते तो है नहीं, कराए जाते हैं, तो आपको भी मालूम है। और उत्तर प्रदेश में एक दो दंगे नहीं, 400 से ज्यादा दंगे हो जाएं, बड़े बड़े दंगे हो जाएं, मुजफ्फरनगर और बाकी जगह का नाम क्या लिया जाए। लेकिन आप ये देखिए ना कि सब लोग देखते हैं, अल्पसंख्यक समाज के लोग भी आज ये देख रहे हैं, सर्व समाज के लोग देख रहे हैं, सबको सुकून चाहिए, सबको, क्योंकि कोई भी इस तरह की हरकत होती है, इस तरह की बात उठती है, जान माल जाती है, तो वो किसी एक, हम लोगों का सोच है, हमारा ये मानना है कि वो किसी जात और किसी धर्म की नहीं जाती है, फिर वो जाती है तो किसी इंसान की जाती है, वो इंसानियत खत्म होती है। और इसीलिए हम लोग मानते हैं कि इन सब चीजों से समाज को अगर बचाना है तो सबको साथ में लेके चलने की जरूरत है और कानून को सख्ती से अमल करने की जरूरत है। और जो इस तरह से दंगे फसाद, दो पार्टियां जिस तरह से आपस में मिलकर दंगे फसाद कराने का काम करती हैं, वो दोनों पार्टियों का नाम नहीं भी हम लेंगे तब भी पूरा आप भी जान रहे हैं, सब लोग जान रहे हैं कि कौन सी दो पार्टियां हैं जो मिल करके वोट के लिए, वोट की राजनीति के लिए दंगा फसाद कराती हैं। वरना आप, हमारा प्रश्न ये है कि अगर दंगे फसाद अपने आप हो जाते हैं तो फिर जब 5 साल की सरकार बहन मायावती जी की थी तो एक भी दंगा क्यों नहीं हुआ? अयोध्या का जजमेंट आ गया, पूरे देश में कर्फ्यू सा लग रहा था जिसे पता नहीं क्या हो जाएगा, स्कूल कॉलेज बंद हो गए। लेकिन उत्तर प्रदेश में बहन मायावती जी मुख्यमंत्री थी, उन्होंने कहा कि कॉलेज तो छोड़ो, हम स्कूल, बच्चों के स्कूल भी बंद नहीं होने देंगे, देखते हैं कैसे दंगा फसाद होता है, और एक भी दंगा फसाद नहीं हुआ। तो इसलिए सर्व समाज को अगर आपको लेके चलना है तो आपको सोशल इंजीनियरिंग, आप जो बात कर रहे हैं वो तभी कर सकते हैं जब सबको साथ में ले चलेंगे, अकेले कुछ नहीं होता। मिश्रा जी,
जिस तरीके से आपने मुसलमानों को टिकट दी, दलितों को टिकट दी, समाजवादी पार्टी का कहना है कि आपने कई बार भारतीय जनता पार्टी से मिलकर सरकार बनाई। मुसलमान आप पे भरोसा क्यों करें? देखिए, आपको यह भी अच्छी तरीके से मालूम है कि जहां तक समाजवादी पार्टी है वो तो भारतीय जनता पार्टी से मिलकर के चुनाव लड़ती है और मिलकर के सरकार भी बनाने का काम करती है, करवाने का भी काम करती है, यह भी सबको अच्छी तरह से मालूम है। लेकिन जहां तक बहुजन समाज पार्टी है, जब जब उसकी सरकार बनी, अगर भारतीय जनता पार्टी के साथ बनी है तो आपने देखा होगा कि एक भी नीति जो बहुजन समाज पार्टी की सोच है अल्पसंख्यक समाज के लिए, सर्व समाज के लिए, उसमें कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं किया गया। और उसी का नतीजा है कि जब जब बहुजन समाज पार्टी की सरकार रही तो भारतीय जनता पार्टी नीचे गिरती चली गई, उसका अस्तित्व धीरे धीरे खत्म होकर के और 40 पर पहुंच गया, 45 पर पहुंच गया विधानसभा के अंदर। लेकिन जब जब समाजवादी पार्टी की सरकार आई, अगर आप अभी भी ले लीजिए सरकार जब आई तो देख लीजिए कहां से कहां पहुंच गए। जहां 11-12 पार्लियामेंट के एमपी थे वो पहुंच गए 73 पे। समाजवादी पार्टी की सरकार थी। समाजवादी पार्टी की सरकार, आपको अच्छी तरह से याद होगा कि भारतीय जनता पार्टी ने समाजवादी की पार्टी की सरकार एक बार नहीं बनाई, कई बार बनवाई। उन्होंने 2003 में जब सरकार चल रही थी, बहन मायावती जी मुख्यमंत्री थी, किसने सरकार बनवाई थी समाजवादी पार्टी की? 38 एमएलए बहुजन समाज पार्टी के लेकर के और समाजवादी पार्टी में जुड़वाने का काम किसने किया था? अध्यक्ष जो थे भारतीय जनता पार्टी के, उनके आदेश से ही तो हुआ था और टुकड़ों टुकड़ों में करके हुआ था। वो बात दूसरी कि सर्वोच्च न्यायालय में संपूर्ण पीठ, 5 जजेस की कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बनी उस मामले को सुनने के लिए। हम पार्टी की तरफ से थे, बहुजन समाज पार्टी की तरफ से हमने आर्ग्यू किया था, बाकी उधर से 30-35 वकील थे। लेकिन अंत में निर्णय क्या आया? उच्च न्यायालय में भी हमारे पक्ष में आया, सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि ऐसा निर्णय, उन्होंने उसको क्वैश ही नहीं किया बल्कि उसमें उन्होंने बड़े स्ट्रिक्ट ऑब्जर्वेशंस भी किए कि यह सरकार बनाने के नियत से यह किया गया। तो जो इनकी जो दंगे फसाद ये सब कौन कराता है? यही दोनों पार्टियां तो मिलकर कराती हैं। तो जहां तक भारतीय जनता पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी आज कोई लड़ रहा है, आज पूरे प्रदेश में, पूरे देश में अगर कोई लड़ रहा, आप तो रोज देखते हैं, रोज मीडिया में देख रहे हैं, एक बहुजन समाज पार्टी का आप वक्तव्य सुनते हैं, बहुजन समाज पार्टी की मुखिया का वक्तव्य सुनते हैं, किस तरीके से हम लोग आज इनके लिए, इनके खिलाफ खड़े हुए हैं, लड़ रहे हैं। उसी जगह आपने समाजवादी पार्टी को देखा होगा, कहीं पर आपको झूठ मूठ का कभी कभी एक कुछ कहने को सुनने को मिल जाता होगा, वरना कभी नहीं मिलता। मिश्रा जी, एक सवाल। मिश्रा जी, एनआरएचएम घोटाला हो चाहे ताज गुट कॉरिडोर का घोटाला हो, बसपा पे हमेशा भ्रष्टाचार के आरोप लगते रहे। आप वरिष्ठ अधिवक्ता हैं, एडवोकेट जनरल हैं, क्या कहना है कि इस भ्रष्टाचार के मामले में? देखिए, बहुत अच्छा कि आपने सवाल किया, क्योंकि मीडिया के सामने जो भी पार्टी का नेता बैठ जाता है, किसी और पार्टी का, वो बैठ करके एनआरएचएम और ताज और इस तरह की बात करने लगता है, और ताज कोटारा का भ्रष्टाचार, 175 करोड़ का भ्रष्टाचार। लेकिन लोगों को भी नहीं मालूम है, शायद मीडिया के लोगों को मालूम है, मालूम होकर के भी अपने को ऐसा होता है कि नहीं मालूम है। लेकिन अगर नहीं मालूम है तो मालूम होना चाहिए। ताज कॉरिडोर का मामला जो है, वो ताज कॉरिडोर में 175 घोटाले की जो बात होती थी करोड़ की, सिर्फ 17 करोड़ रुपए रिलीज हुए थे। वो भी किसको रिलीज हुए थे? यूपी गवर्नमेंट को रिलीज नहीं हुए थे। वो 17 करोड़ रुपए एक सेंट्रल गवर्नमेंट की जो एजेंसी थी, जो कंस्ट्रक्शन एजेंसी थी, उसको डायरेक्टली दिए गए और उसने हाईकोर्ट में बाद में मुकदमा किया कि हमने तो 35 करोड़ खर्च कर दिए थे, हमको तो सिर्फ 17 करोड़ मिले। तो उसमें घोटाला कौन सा हो गया? दूसरी बात यह है कि जहां तक बहन मायावती जी का सवाल है, वो मुख्यमंत्री थी उत्तर प्रदेश की, तो खाली यहां पर नहीं, यहां से लेके हाईकोर्ट से लेके सुप्रीम कोर्ट तक हर जगह इस बात को, इसका निर्णय आ चुका है कि जहां तक उनका सवाल है, वो मुख्यमंत्री के रूप में थी। चूंकि ये पॉलिसी डिसीजन नहीं था, इसलिए उनके सामने ये फाइल कभी रखी ही नहीं गई। और ये बात मैं इसलिए भी दावे के साथ कह सकता हूं क्योंकि मैं उस समय उत्तर प्रदेश का महाधिवक्ता था और मैंने भी फाइल देखी थी। तो जिस फाइल में मुख्यमंत्री का निर्णय हो ही नहीं और होना भी नहीं था, क्योंकि उनका उससे कोई मतलब नहीं था। मिशन मैनेजमेंट बोर्ड था जिसके कि मुख्य सचिव जो थे वो चेयरमैन थे, उनको वहां तक जाना था, निर्णय होना था। मुख्यमंत्री से कोई लेना देना ही था। इसीलिए मुख्यमंत्री के जो
सचिवालय था, उसने भी उनके सामने इसको नहीं रखा। वाकई, लेकिन ये देश के लोगों को कौन समझाए, कि देश के राजनेताओं को कौन समझाए कि बिना कुछ जाने, बिना कुछ समझे और किसी चीज पर अंतिम निर्णय ना आए, उसके पहले राजनीति के आरोप प्रत्यारोप इतने लग जाते हैं कि लोगों को वही सच लगने लगता है। विशाल जी से अगर कोई सवाल पूछना चाहे नहीं, इस पे मैं एक मिनट में इनके सवाल पर धैर्य रखिए, आप धैर्य, मैं आपके पूरे जवाब, आपके इनके संयम में खाली दो चीजें और कहकर अपनी बात खत्म करूंगा कि आप जहां तक एनआरएचएम का मसला है और जहां तक ताज घोटाला का मसला, आप जो घोटाला या जो ताज कॉरिडोर की बात करते हैं, अब तो उसमें सुप्रीम कोर्ट ने अपनी मोहर लगा दी, उन्होंने अपना निर्णय दे दिया, रिव्यू की पिटीशन भी खारिज कर दी, उन्होंने कोई मतलब इनका नहीं है, कोई लेना देना नहीं है। उसके बाद भी ताज कॉरिडोर का नाम लिया। एनआरएचएम घोटाला सरकार के अंदर कोई अगर मंत्री घोटाला कर देता है, सरकार के अंदर कोई अधिकारी अगर कोई घोटाला कर देता है, तो वो किसका घोटाला होता है? वो अगर आपकी ड्यूटी ये बनती है, अगर आप सरकार के मुखिया हैं, कि जिसने घोटाला किया है उसको पकड़िए, उसको बंद करिए। तो अगर बंद करने का काम करा मुख्यमंत्री के रूप में बहन मायावती जी ने, तो क्या गलत किया? आज रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के लोग जो है लाइन पर, आज आपने देखा कि जिस वजह से आज लोग लाइन पे खड़े हैं और लाइन पे खड़े होकर के अपने पैसे के लिए रो रहे हैं, अपने जो चाहे बच्चे हो, चाहे बूढ़े बाप हो, चाहे हॉस्पिटल में जाने वाले हो, चाहे मजदूर हो, चाहे घर की महिलाएं हो, चाहे जो भी हो, आज अपने खुद के रुपए के लिए आज जब लाइन पे लगा है उसको रुपया नहीं मिल रहा है। लेकिन बैंक मैनेजर्स, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, उनके लोग आज पकड़े गए हैं कि वो अपना पैसा दे, तो किसका घोटाला माना जाएगा? क्या ये प्रधानमंत्री जी का घोटाला, या ये वित्त मंत्री का घोटाला माना जाएगा, या ये उस व्यक्ति का घोटाला माना जाएगा जिसने घोटाला किया? मिश्रा जी, इसको सोचना चाहिए। मिश्रा जी, क्या नोटबंदी से बीएसपी का कोई समीकरण बिगड़ा है? क्योंकि आप ही कहते हैं कि उत्तर प्रदेश को ध्यान में रखते हुए ये फैसला लिया गया। देखिए, जहां तक नोटबंदी है, बहुजन समाज पार्टी को इससे व्यक्तिगत रूप से बहुजन समाज पार्टी को नोटबंदी का कोई असर नहीं है जी, लेकिन बहुजन समाज पार्टी को इतना कष्ट जरूर है कि जो आम आदमी कष्ट में है, जिसके लिए हमारी पार्टी लड़ती है, आज उसको कष्ट है। इस बात के लिए हम परेशान हैं कि उसको आपने लाइन में खड़ा कर दिया अपने पैसे के लिए, जैसे कि कोई किसी और के पैसे के लिए खड़ा हो। पूछे सवाल। ये आप फिर से उठा के देख लीजिए। हेलो, आप इसको फिर से उठा के देख लीजिए, अपने आंकड़े सही कर लीजिए। ये आप आंकड़े गलत बोल रहे हैं। हम भी उस प्रेस, आप बात सुन लीजिए, आपने अपना प्रश्न कर दिया, आप हमारी बातें सुन लीजिए। आप जो है, हम उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में हम खुद भी बैठे हुए थे और इस तरह के शब्द का इस्तेमाल हमारी पार्टी में नहीं लिया जाता है और ना हमारी पार्टी की मुखिया लेती है। इस तरह के शब्द कोई और लेता है, उनके शब्दों को आप हमारी पार्टी के ऊपर कृपया न थोपे। आज जो बात सही है उसी को बात करें। एक और सवाल सर। गुड इवनिंग सर। रिसेंटली मैं भी एक आर्टिकल पढ़ रहा था, उसमें लिखा हुआ था कि यूपी का यूथ जो है वो साइकिल की तरफ ज्यादा डाइवर्ट हो रहा है और अखिलेश से इंस्पायर्ड हो रहा है। सर, अभी आपने कहा कि साइकिल को कंधे की जरूरत पड़ रही है, सहारा की जरूरत पड़ रही है, तो आपको ऐसे नहीं लगता कि यूथ का सपोर्ट बहुत बड़ा सपोर्ट है और वो मेजर रोल आज की पॉलिटिक्स में प्ले कर रहा है? क्योंकि एज अ यूथ कहीं ना कहीं अखिलेश का इंपैक्ट बहुत ज्यादा है। एक पढ़े लिखे, एक अच्छे मुख्यमंत्री, एक सफल मुख्यमंत्री के रूप में यूथ बहुत ज्यादा डाइवर्ट हो रहा है। जवाब देखिए, जहां तक यूथ है, हम लोग यूथ के साथ में, और यूथ को आगे बढ़ना भी चाहिए। लेकिन आपको यह भी देखना चाहिए कि यूथ को कम से कम अगर उसको कोई बरगलाने की कोशिश करेगा खाली अपनी गलत बातों से, तो वो भी यूथ नहीं होगा। आज आप देख लीजिए, उत्तर प्रदेश में जितने भी डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट्स हैं, आप कोई भी नाम ले लीजिए, आप चाहे कन्याधन ले लीजिए, आप चाहे मकानों का ले लीजिए, चाहे आप जितने भी ये सब के सब, चाहे वो आप एक्सप्रेसवे ले लीजिए, चाहे आप ये जो मेट्रो है उसको ले लीजिए। वो तो मैं सलाहकार परिषद का अध्यक्ष था, इसलिए मुझे मालूम है कि उसकी डीपीआर बनाने में 2.5 वर्ष हम लोगों को लगे थे और उसके बाद डीपीआर फाइनल हुआ था। चाहे वो इंटरनेशनल स्टेडियम, क्रिकेट स्टेडियम है, वो सब का सब आप आंकड़े उठा लीजिए, आप आरटीआई में लगा लीजिए, ये सब आपको बहुजन समाज पार्टी की सरकार के द्वारा स्टार्ट किए हुए और करे हुए मिलेंगे। नेक्स्ट जी। आदरणीय मिश्रा जी, आपका स्वागत है। हम ये जानना चाहते हैं, जब अभी आप कह रहे हैं ताज कॉरिडोर मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि ये मामला गलत था, आप जीत गए, लेकिन पदोन्नति में आरक्षण वाले मामले में आप हार गए।
इसके बाद भी आप ये मामला क्यों बार बार उठा रहे हैं संसद में कि हम कानून बनाएंगे, पदोन्नति में आरक्षण लागू करेंगे? तो देश की जनता को आप क्या करना चाहते हैं? आखिर एक तरफ सुप्रीम कोर्ट को मानते हैं, दूसरी तरफ नहीं मानते हैं। ठीक है, देखिए, आपने शायद सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर नहीं पढ़ा। सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर हारने वाली बात नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में एक गाइडलाइन दी। उन्होंने कहा कि इसको आप, ये कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड है प्रोविजन, आप जजमेंट फिर से पढ़ लीजिए। उन्होंने कहा ये कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड है और ये लागू रहेगा, लेकिन इसको लागू करने के लिए आपको कुछ प्रक्रिया पहले करनी पड़ेगी। वो प्रक्रिया आप करिए और उसके बाद रिजर्वेशन को लाइए। तो इतना ही कहा उसने। एक अंतिम सवाल मेरा है, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी को लेकर बार बार ये कहा जाता है तिलक, तराजू और तलवार, ये पहले आपका था। उसके बाद हाथी नहीं गणेश है, ब्रह्मा नहीं महेश है, 2007 में आया। उसके बाद सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय, 2017 में क्या होगा? देखिए, आप कह रहे हैं कि जो आपने पहला बात कही वो बिल्कुल गलत है। ये एक विरोधी पार्टियों द्वारा, कुछ मीडिया द्वारा इस स्लोगन को बनाया गया और इस स्लोगन को बना करके हमारे आपके ऊपर उसको लगाया गया और लगा करके उसको चालू करने की कोशिश की गई। लेकिन एक बार नहीं, अनेकों बार ये बात स्टेज से भी कही गई और हम लोगों ने मंच में भी कही कि अगर ये स्लोगन किसी के पास कहते हुए किसी ने हमारे नेता को, बड़े नेता को, किसी जो है कि स्लोगन हमारा है, किसी के पास हो तो बताने की कोशिश तो करें। आज तक कोई सामने नहीं आया, क्योंकि लोगों को ये कहने में अच्छा लगता है कि हम ऐसा कह रहे हैं। दूसरी बात यह है कि जहां तक ब्रह्मा विष्णु महेश है, आपने कुछ और कह दिया था। नहीं, मैंने कहा हाथी नहीं गणेश है, ब्रह्मा विष्णु। विष्णु वर्ड आप भूल गए थे, आप ब्रह्मा विष्णु महेश है, ये बात कही गई थी। तो इसमें भी कोई ऐसी गलत बात नहीं है। हाथी नहीं गणेश है, ब्रह्मा विष्णु महेश है। और इसके बाद जो हम सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय की बात है, ये तो हमारी आज की भी कहना है। 2017 का पूरा चुनाव हम इसी पे लड़ रहे हैं। हमारी जितनी भी मीटिंग्स हैं, जितनी भी हम लोगों की सभाएं हैं, जितना भी हमारा जो कार्य है, वो हम लोग एक ही मुद्दे को लेकर चलते हैं कि सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय, और इसीलिए सर्वजन की बात करते हैं। तो इसलिए 2017 में भी सर्वजन की बात होगी बहुजन समाज पार्टी के द्वारा। सतीश चंद्र मिश्रा जी हमारे इस कॉन्क्लेव में आए, हमारे समिट में आए और थिंक विथ मी में 2016 में तमाम मुद्दों पर चर्चा की। बहुत बहुत शुक्रिया हम उनका करना चाहते हैं आज। और माननीय साहब